नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमियन केडू में आपका स्वागत है। आज हम 10th चैप्टर के दूसरे भाग यानी पार्ट 2 के साथ आए हैं, जिसमें आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को विस्तार से जानेंगे। मैंने एक वीडियो टेंस पार्ट 1 के नाम से अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। उसमें टेंस के क्या है, टेंस कितने प्रकार होते हैं और टेंस के जो 3 प्रकार होते हैं उनको कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, सारी चीज़ें पार्ट 1 वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा टेंस को एक बार रिव्यू कर देते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इन तीनों टेंसों को 4 उपभागों में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट के 4 बांटा गया है, पास्ट के 4 भागों में और फ्यूचर को 4 भागों में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस के पहला उपभाग है। इसका पहचान क्या है? इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाता है। इस टेंस में सामान्यतः कर्ता के स्वभाव यानी नेचर एवं आदत, हैबिट को व्यक्त किया जाता है। इस टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ को भी रखा जाता है, जैसे ब्रह्मांडीय सत्य। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सब ब्रह्मांडीय सत्य है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। किसी भी प्रिंसिपल सिद्धांत को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। किसी भविष्य की निश्चित योजना यानी सर्टेन फ्यूचर प्लान को भी इस टेंस में रखा जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको पर्सन की जानकारी होनी चाहिए। तो इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को बोलते हैं, स्पीकर को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। लिसनर यानी सुनने वाले को सेकंड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं यानी आई फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन यू, तुम, यू कम, तुम सुनो, यानी सेकेंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए, गीता, सीता, रीता, ही, सी, इट, जो भी हो, जो तीसरा व्यक्ति होता है उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। देखिए सिंगुलर और प्लूरल में इसको डिवाइड किया गया है। आई सिंगुलर और वी प्लूरल, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर और यू प्लूरल, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ जाएगा ही, सी, इट, राम, सीता, यानी कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम, व्यक्ति हो या वस्तु का नाम सिंगुलर होता है और थर्ड पर्सन होता है। प्लूरल दे, द बॉय, थर्ड पर्सन में प्लूरल होता है दे और द बॉय, यानी वे लोग और वे लड़के या लड़के। अब थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी दे देते हैं। डू या डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में ही होता है। यहाँ पे नोट आप देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग नहीं होता है।
अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग कभी नहीं हो सकता है। डू और डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है परंतु मेन वर्ब के रूप में होता है। नोट 2, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। इनका जानकारी होगा तभी आप सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मूल रूप में वर्ब पाया जाता है उसको बोलते हैं हम V1, वर्ब का पहला रूप। V2 वर्ब का दूसरा रूप यानी गो, इसका दूसरा रूप वेंट। ईट का दूसरा रूप एट। कॉम का दूसरा रूप केम। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का तीसरा रूप। गॉन, गो का गॉन, ईट का ईटेन, कॉम का कॉम। कॉम का V1 और V3 सेम होता है। अच्छा, वर्ब का चौथा रूप, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये थोड़ा सिंपल होता है। किसी वर्ब में ing लगा दीजिए, किसी वर्ब में ing लगा दीजिए तो हो जाएगा V4, वर्ब का चौथा रूप। इसको ग्रामर में जिरंड भी बोलते हैं। जैसे गो का गोइंग, गो का गोइंग हो गया, ईट का ईटिंग हो गया, कॉम का कॉमिंग हो गया। V5 फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, गोज, इट्स, कॉम्स, यानी इसमें एस या एस लग जाता है तो हो जाता है वर्ब का पांचवा रूप, यानी वर्ब को ये सिंगुलर बनाया जाता है। वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। ओके, अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट विथ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के साथ शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर दिया गया है, यानी सकारात्मक वाक्यों के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V5 मतलब वर्ब प्लस SEIS। वर्ब में अगर SEIS लगा देंगे तो V5 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अब हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, सीता एक पत्र लिखती है। सीता राइट्स अ लेटर। सीता राइट्स अ लेटर, यानी यहाँ पे वर्ब का पांचवा रूप लगा है, क्योंकि सीता थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है। हम लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। हम लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। वी गो स्कूल डेली। वी गो स्कूल डेली। गाय घास खाती है। द काउ इट्स ग्रास। द काउ इट्स ग्रास, नहीं गाय जो काउ है जो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का पांचवा रूप लगा है। मेरी बहन फुटबॉल खेलती है। माई सिस्टर प्लेज फुटबॉल, इसमें वर्ब का पांचवा रूप लगा है, क्योंकि मेरी बहन यानी माई सिस्टर सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है। तुम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हो। तुम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हो, ये सेकंड पर्सन है। यू प्ले क्रिकेट डेली, सेकंड पर्सन में हमेशा V1 ही रहेगा। मैं पटना में रहता हूँ। आई लिव इन पटना। मैं पटना में रहता हूँ। आई लिव इन पटना। सूर्य पूरब में निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये हो गया सिद्धांत, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, V5 थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही लगता है। V5 वर्ब का पांचवा रूप थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। चलिए नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद डू डज लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद V1 लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट प्ले वर्ब हो गया, वर्ब का पहला रूप, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी आई डू नॉट प्ले क्रिकेट।
वह सेव नहीं खाती है। शी डज नॉट ईट एन एप्पल। शी डज नॉट ईट एन एप्पल। यहाँ पे डज क्यों लगा है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। वे लोग सुबह में नहीं टहलते हैं। दे डोंट वॉक इन द मॉर्निंग। दे डोंट वॉक इन द मॉर्निंग। राहुल दिल्ली में नहीं रहता है। राहुल डज नॉट लिव इन दिल्ली। राहुल डज नॉट लिव इन दिल्ली। यानी डज नॉट लगा है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। वी डू नॉट हेल्प वन अनदर। यहीं पे अगर दो व्यक्तियों की बात होती है तो ईच अदर लगता है, और दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए वन अनदर का यूज होता है। हिंट्स देख लीजिए यहाँ पे। डू नॉट इक्वल टू डोंट, डज नॉट इक्वल टू डजेंट, ये एब्रिविएशन है। शॉर्ट फॉर्म में यही सब चलता है। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। WH वर्ड। WH वर्ड पता है? हाउ, व्हेन, व्हाई, whom, हु, ये सब WH वर्ड बोले जाते हैं। प्लस डू या डज। WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। क्या राम आम खाता है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसमें डज राम ईट ए मैंगो। डज राम ईट ए मैंगो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे WH वर्ड नहीं होगा ना तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसमें WH नहीं है तो डज से शुरू हो गया। क्या हम लोग बाजार जाते हैं? डू वी गो टू मार्केट। डू वी गो टू मार्केट। वे लोग विद्यालय क्यों जाते हैं? इसमें WH वर्ड आया। वाई डू दे गो टू स्कूल। वाई डू दे गो टू स्कूल। तुम सुबह में कब जगते हो? तुम सुबह में कब जगते हो? When do you get up in the morning? When do you get up in the morning? ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अमयंक एडू प्लीज़।